घर में हाहाकार मच रहा था और अपेक्षा अपने कमरे में बैठी हुई आराम से फोन चला रही थी। वह सुनकर भी सब कुछ अनसुना कर रही थी। तभी अमर कमरे में आया और बोला, अरे अपेक्षा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या, जो यहाँ आराम से बैठकर फोन चला रही हो? मैं मम्मी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, चलो साथ चलो। अमर यह कहकर अलमारी से पैसे निकालने लगा, लेकिन अपेक्षा ऐसे बैठी रही जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अमर ने तिरछी निगाहों से अपेक्षा को देखा और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। तभी कमरे में अमर की चाची आई। अरे बेटा अपेक्षा, तेरी सास को लकवा मार गया है, अमर हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, तू भी साथ चल। अपेक्षा अब भी शांत बैठी रही और उसकी निगाह फोन पर जमी रही। उसको एक जगह स्थिर बैठा देखकर चाची जी ने कहा, अरे बेटा, पुरानी बातों को भूल जा। तू नहीं जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे किसी की ना सही, अपनी चाची की बात तो मान ले। यह सुनकर अपेक्षा जमीन को देखने लगी, लेकिन एक जगह बैठी रही। तभी बाहर से उसकी जेठानी करुणा की आवाज़ आई। अरे चाची जी, आप किसके चक्कर में पड़ी हैं? जब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आप जिद क्यों कर रही हैं? आप जल्दी से अमर के साथ जाइए, मैं रेखा दीदी के साथ आती हूँ। चाची जी अपेक्षा को देखते हुए कमरे से निकल गईं। करुणा भी अपेक्षा को देखकर सिर झटकते हुए चली गई। अपनी माँ को लेकर चाची जी के साथ हॉस्पिटल चला गया और कमरे में रह गई अपेक्षा, जिसके मुंह से सबके जाने के बाद यही शब्द निकले। अपनी माँ पर आई तो सबको इज्जत बेइज्जती और छोटी बहू नजर आने लगी। जब इन्हीं लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था और मैं दर्द अकेले सहन कर रही थी, तब किसी को इन बातों का ख्याल ही नहीं आया था। तभी कमरे में उसकी ननद रेखा आई और बोली, पूरा घर अस्पताल जा रहा है और आप अपने कमरे में बैठी हो। आपको कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? आपकी माँ होती तो आप नहीं जाती क्या? तो करुणा ने रेखा की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा, अपनी माँ और सास में फ़र्क होता है दीदी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी सास को सास ही समझती हो, माँ नहीं। आपकी मम्मी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं उनको माँ समझती। अपेक्षा के शब्द सुनकर करुणा ने तुरंत रेखा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप किससे उम्मीद कर रही हो जो इतने कड़वे शब्द बोल रही है? अरे जो इस घर को अपना घर ही नहीं समझती उससे क्या उम्मीद करना। आप मेरे साथ चलो, स्कूटी पर हॉस्पिटल चलते हैं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो अपेक्षा ने तुरंत कहा, जेठानी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप सब मेरी उम्मीदों पर बहुत खरा उतरे हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हो। यह सुनकर रेखा ने गुस्से से अपेक्षा को देखा तो करुणा ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, अरे दीदी इसके चक्कर में पड़ेंगी तो यह हमारा दिमाग खराब होगा। फिलहाल मम्मी को हमारी ज़रूरत है, वहीं चलते हैं। करुणा रेखा के साथ निकल गई और पूरे घर में अपेक्षा अकेली रह गई। उसने करुणा और रेखा के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की धारा जैसे बह निकले। उसके दोनों हाथ तुरंत जुड़ गए और मुंह से निकला, भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, मगर मुझे अपना वक्त याद आ रहा है। रोती हुई अपेक्षा अपने कमरे में आई और तकिए के सहारे कमर टिकाकर बैठ गई। उसे अपना वक्त याद आ रहा था जब यही करुणा और उसकी सास निर्मला देवी उस पर हावी हो रहे थे। बात वहाँ से शुरू हुई जब अपेक्षा दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और घर के चप्पे चप्पे पर उसकी जेठानी करुणा की नज़र होती थी। सास निर्मला देवी ने घर की जिम्मेदारी करुणा को दे रखी थी। अपेक्षा घर में आई तो उसकी ननद रेखा ने कहा, बड़ी भाभी अब तो आपका हाथ बटाने वाली आ गई, अब आपको सारा काम खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो घर में छोटी भाभी भी तो है। तो करुणा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा था कि रेखा दीदी, जिम्मेदारी सीखना एक पल का काम थोड़ी है, मुझे इसे सीखने में 5 साल लग गए। अपेक्षा उसी पर समझ गई थी कि करुणा सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। करुणा की हरकतों से यह बात धीरे धीरे अपेक्षा को समझ में आने लगी थी। घर के सारे काम तो अपेक्षा के हाथ में थे, मगर हिसाब किताब करुणा के हाथ में। करुणा की मर्जी के बगैर घर में एक पैकेट दूध भी नहीं आ रहा था। जब भी अपेक्षा रसोई में खाना बनाने जाती तो करुणा से पूछना पड़ता था। अभी अपेक्षा को लग रहा था कि जैसे इस घर में सासू माँ की जगह करुणा ले रही है। नई बहू होने के कारण अपेक्षा खामोश थी, लेकिन धीरे धीरे करुणा का दबदबा बढ़ रहा था। करुणा हर बात में अपेक्षा को छोटा साबित करने की कोशिश करती रहती थी और भले वह जितना भी काम कर ले, मगर सबके सामने करुणा यही कहती थी कि मम्मी जी, अभी तो अपेक्षा को सीखने में समय लगेगा, देखिए तो सब्जी में कितना तेल तैर रहा है।
तो निर्मला देवी भी कहती, हाँ बड़ी बहू, लगता है छोटी बहू तो दिल का मरीज बनाकर छोड़ेगी। छोटी बहू, थोड़ा हाथ रोक कर काम कर लिया कर। अपेक्षा सब ठीक से करने की बहुत कोशिश करती थी, मगर करुणा उसके काम में कमी ढूंढ लेने की रोज की आदत थी। लेकिन अपेक्षा को एक बात जो सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी, वह थी करुणा का अमर के आगे पीछे घूमना। जैसे ही अमर खाना खाने के लिए बैठता तो करुणा आकर कहती, अरे अपेक्षा, तुम बर्तन धो लो, अगर अमर भैया के लिए पराठे मैं बना देती हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ के पराठे पसंद है ना। ना चाहते हुए भी अपेक्षा को वहां से हटना पड़ता था, लेकिन मन ही मन बहुत बुरा लगता था। अपेक्षा जब से इस घर में आई थी यही देख रही थी। अमर को कॉफी पीनी होती थी तो भी अमर अपनी भाभी से कहता था, अरे भाभी, बहुत थकान हो रही है, अपने हाथ की एक कप कॉफी तो पिला दो। अपेक्षा तुरंत कहती थी कि अमर, मैं बना देती हूँ। तो करुणा तुरंत उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहती, अरे अपेक्षा, भैया को मेरे हाथ की कॉफी पीने की आदत है। अपेक्षा यह सुनकर हैरान रह जाती थी। एक दिन तो अपेक्षा ने बदले में कह दिया, नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, इनको मेरे हाथ की कॉफी पीने की आदत भी तो होनी चाहिए। आखिर मैं बीवी हूं उनकी, और फिर जिंदगी भर मेरे साथ ही तो रहना है। यह सुनकर अमर हंस पड़ा। अरे तुम तो जल रही हो क्या भाभी से कि वह तुमसे अच्छी कॉफी बनाती है। यह सुनकर तो अपेक्षा के चेहरे का रंग एकदम से लाल हो गया। तो करुणा ने निर्मला देवी से कहा, मम्मी जी, मुझे तो लगता है आपकी छोटी बहू मेरे और देवर जी के बारे में कुछ और ही सोच रही है। यह कहते हुए आंखों में आंसू लेकर करुणा अपने कमरे में चली गई। तो निर्मला देवी ने अपेक्षा से आंखें तरेरते हुए कहा, छोटी बहू, इस तरह बोलने की क्या जरूरत थी। अरे तेरे आने से पहले वही तो अमर का ख्याल रखती थी। दोनों बिल्कुल बहन भाई की तरह रहते हैं, और तू है कि अपनी जेठानी से ही जल रही है। यह सुनकर तो अपेक्षा के तन बदन में आग लग गई। वह समझ गई थी कि करुणा का खेल क्या है। वह सबकी नज़र में खुद को श्रेष्ठ साबित करके अपेक्षा को बुरा बनाना चाहती थी। उस दिन अमर ने गुस्से में कहा, रहने दो, इससे तो अच्छा मैं बाहर जाकर कॉफ़ी पी लूँगा। पता नहीं कॉफ़ी बना रही हो या कंपटीशन कर रही हो। अमर गुस्से में उठकर घर से बाहर चला गया था और अपेक्षा देखती ही रह गई थी। किसी को भी करुणा की चाल नज़र नहीं आ रही थी। उधर करुणा समझ गई थी कि ज़्यादा अमर के आगे पीछे घूमेगी तो नज़र में आ जाएगी। इसीलिए उसने अपना पैंतरा बदल दिया। एक दिन उसने निर्मला देवी से कहा, मम्मी जी, मैं पूरे महीने का वॉशिंग पाउडर लेकर आती हूँ, मगर महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। दोनों भाई सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, और छोटी बहू बर्बादी करती है। कभी सब्जी ज़्यादा बना लेती है तो कभी सब्जी में तेल ज़्यादा डाल देती है। निर्मला देवी ने कहा, बड़ी बहू, छोटी बहू को समझा क्यों नहीं देती कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो करुणा ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी जी, मैं आपकी छोटी बहू के मुंह नहीं लग सकती। मेरी बात सुनकर तो वह इतना बड़ा मुंह बना लेती है, इससे अच्छा है तो कि आप ही कह दीजिए। निर्मला देवी ने तुरंत सख्त आवाज में अपेक्षा को आवाज लगाकर बुलाया और कहा, बहू, ये वॉशिंग पाउडर आजकल कहाँ जा रहा है? बाल्टी भर भर कर बहा रही हो क्या? तेरे बाप ने क्या यहाँ 1 साल का वॉशिंग पाउडर भेज दिया जो धड़ल्ले से बर्बाद कर रही है? सासू माँ का अंदाज देखकर अपेक्षा डर गई थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं तो उतना ही इस्तेमाल करती हूँ जितना दीदी ने बताया है। मम्मी जी, कपड़े भी तो ज़्यादा होते हैं और बार बार वॉशिंग मशीन लगाना पड़ता है, इसीलिए वॉशिंग पाउडर ज़्यादा खर्च हो रहा है। और फिर दीदी उस हिसाब से तो वॉशिंग पाउडर कम लेकर आती हैं, इसीलिए पूरा महीना चलता ही नहीं। तो निर्मला देवी ने गुस्से में कहा, बहू, तुम मुझसे बहस मत कर। बड़ी बहू 5 साल से घर चला रही है, उसे पता है कि एक महीने में कितना वॉशिंग पाउडर लगता है। अरे 2 महीने हो गए और पहले ही ख़त्म हो जाता है। बल्कि मैं तो देख रही हूँ कि तू खाना बनाती है तो पराठे भी घी से तर रहते हैं, और सब्जी में भी घी, कितना तेल तैरता रहता है। अरे तू घर संभालने आई है या घर को बर्बाद करने? कहते कहते निर्मला देवी की आवाज़ ऊंची हो गई तो अपेक्षा की रुलाई फूट पड़ी। निर्मला देवी ने गुस्से में कहा, अब यहाँ खड़े होकर रोने से क्या होगा? जाकर मेरे लिए चाय बना दे, मेरे तो सिर में दर्द कर दिया तूने। अपेक्षा रोती हुई रसोई में आ गई और चाय बनाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। दीदी खुद ही तो वॉशिंग पाउडर कम लेकर आती हैं, मगर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। जेठानी जी की बनाई हुई सब्जी में किसी को तेल नजर ही नहीं आता, लेकिन मेरी सब्जी में तो तेल का समुंदर दिखाई देता है। सोचते हुए वह चाय लेकर निर्मला देवी के कमरे में वापस गई तो बाहर से ही सुना, मम्मी जी, अच्छी क्लास लगाई आपने अपनी छोटी बहू की। अब टेढ़ी चाल चलना बंद कर देगी। कैसे कह रही थी कि वॉशिंग पाउडर कम लेकर आती हूँ मैं। यह तो आपके सामने दिखाना चाहती है कि मुझे घर खर्च का अंदाज़ा ही नहीं है।
बस आप इस पर ऐसे ही कंट्रोल रखना मम्मी जी, वरना यह तो घर को अलग कर देगी। देखा नहीं मेरे अमर भैया से बात करने पर कैसे बिदक जाती है। अपेक्षा ने करुणा को निर्मला देवी के कान भरते हुए देखा तो वह दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। अब जाकर उसे समझ में आया था कि आखिर चल क्या रहा था। निर्मला देवी भी उसकी बातों पर भरोसा करती थी, क्योंकि उसे घर में आए आखिर 5 साल जो हो चुके थे। इसीलिए उसको गलत साबित करना अपेक्षा के लिए इतना आसान नहीं था। कई बार करुणा अमर के आते ही कहती, भैया आज तो कुछ बाहर का खिला दो। तो अमर कहता, क्यों नहीं भाभी, आप भी मेरे साथ चलिए, सबके लिए कुछ पैक करवा कर ले आते हैं। अपेक्षा यह देखकर हैरान रह जाती थी, क्योंकि उसके बार बार कहने पर भी अमर बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था, लेकिन भाभी के कहते ही तुरंत तैयार हो जाता था। एक दिन अपेक्षा ने अकेले में कहा, अमर तुम मेरे साथ कहीं जाने को तैयार ही नहीं होते, हमेशा बिजी होने का बहाना बना देते हो, मगर जैसे ही भाभी कुछ लाने के लिए कहती हैं तो तुम तुरंत चले जाते हो। तुम्हारी बीवी मैं हूँ या? कहते कहते रुक गई थी अपेक्षा, मगर अमर ने तुरंत उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलती जा रही हो, वो भाभी है मेरी, और क्या हो गया अगर मैं उनके कहने पर चला गया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचते हुए। उसके बाद तो अमर और अपेक्षा के बीच में बोलचाल बंद हो गई। एक दिन अपेक्षा ने करुणा को अपनी सास से कहते हुए सुना, मम्मी जी, देवर जी ने अच्छा सबक सिखा दिया आपकी छोटी बहू को, मेरे बारे में जाने क्या क्या कह रही थी। तो निर्मला देवी ने कहा, अरे यही तो संस्कार होते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, तेरी होड़ करती है। अरे अच्छा है जो अमर इसको दबा कर रखता है, वरना ये पता नहीं क्या करे। दोनों के चेहरे की मुस्कान देखकर तो अपेक्षा का सिर गुस्से से फटने को हो रहा था। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि ना तो पति सुन रहा था और ऊपर से धीरे धीरे घर के हालात भी उसके खिलाफ होते जा रहे थे, जिसका कारण केवल करुणा थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि अपेक्षा को थोड़े से बदलाव की उम्मीद नजर आई। दरअसल अपेक्षा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वह बार बार अमर से डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही थी, और अंत में एक दिन अमर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि अपेक्षा प्रेग्नेंट है। तो खुशखबरी सुनकर अमर ने अपेक्षा को मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया था। अपेक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि शायद अब यह बच्चा दोनों पति पत्नी के बीच में गलतफहमी को दूर करेगा और दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अमर ने रास्ते से मिठाई खरीदी। उसके चेहरे पर पिता बनने की खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। जब वह दोनों घर पहुंचे तो अमर ने उछलते हुए अपनी माँ को खुशखबरी दी, मम्मी आप दादी बनने वाली हो। तभी वहां पर करुणा आ गई तो अमर ने उसे देखते ही कहा, भाभी आप ताई जी बनने वाली हो। इसीलिए अपेक्षा की तबीयत बार बार खराब हो रही थी, शुक्र है मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। लेकिन करुणा मुस्कुराने की वजह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपेक्षा ने देखा कि निर्मला देवी के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो गई है। अपेक्षा ने कहा कि अरे भाभी को क्या हो गया, इनको खुशी नहीं हुई क्या? तो निर्मला देवी ने चेहरे को गुस्से से लाल करते हुए कहा, जेठानी से पहले देवरानी को बच्चा होगा तो क्या जेठानी दुखी नहीं होगी? अरे उसे भी तो एहसास होता होगा कि अब तक उसको बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू तुझे तो ये बात पता है, तू थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? अभी 6 महीने नहीं हुए और खुशखबरी सुनाने आ गई। यह सुनकर तो अपेक्षा फटी आंखों से सासू माँ को देखती ही रह गई कि जिस बात से सबको खुश होना चाहिए था, उस बात ने सबको हिलाकर रख दिया है। अमर तुरंत मिठाई का डिब्बा रखकर करुणा के कमरे में चला गया तो उसके पीछे पीछे अपेक्षा भी पहुंची, मगर दरवाजे पर रुक गई। अमर ने कमरे में जाकर रोती हुई करुणा से कहा, अरे भाभी मुझे तो एहसास ही नहीं था कि इस खुशखबरी से आपको दुख पहुंचेगा। तो करुणा ने कहा, अरे नहीं भैया, यह तो मेरी किस्मत है। बस यह सोचकर रोना आ गया कि पहले ही आपकी बीवी में इतनी अकड़ थी, तो अब तो वह मुझे और भी घमंड और अकड़ दिखाएगी। यह सुनकर तो अमर के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह तुरंत बोला, फिर तो यह बच्चा मुझे चाहिए ही नहीं भाभी, जो इस घर में रिश्तों को खराब कर दे। मैं अपेक्षा से कह दूंगा कि अबॉर्शन करवा ले। यह सुनकर बाहर खड़ी अपेक्षा के पांव तले जमीन ही निकल गई। कैसा पति है ये, जो भाभी के लिए अपना बच्चा कुर्बान करने को तैयार है। इसे दिखाई नहीं देता कि इस खुशखबरी से भाभी को खुशी नहीं बल्कि जलन हो रही है। जो खबर परिवार के लिए खुशी की वजह बन सकती थी, उसको अकड़ का मुद्दा बना दिया गया है।
अपेक्षा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और जब अमर कमरे में आया तो मानो दोनों के बीच खामोशी की एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। शाम को जब अमर के बड़े भाई रजत को इस खबर के बारे में पता चला तो उसने खुश होते हुए कहा कि फिर तो आज पार्टी होनी चाहिए। आज घर में खाना नहीं बनेगा, मैं बाहर से खाना मंगवाऊंगा। अपेक्षा, तुम खाना नहीं बनाओगी? कहते कहते रजत ने तुरंत खाना ऑर्डर कर दिया, मगर अपेक्षा ने देखा कि किसी के चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। निर्मला देवी एक तरफ मुंह बनाकर बैठी हुई है तो करुणा सिर दर्द का बहाना लेकर सोफे पर आंखें बंद करके बैठी है। जैसे ही खाना आया तो करुणा बोली, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खा लो, और कहकर वह अपने कमरे में चली गई। निर्मला देवी ने थोड़ा सा खाकर कहा, मुझे तो भूख ही नहीं है। अमर ने भी ठीक से खाना नहीं खाया और यह सब अपेक्षा के दिल को चुभ रहा था। उसकी आंखें भीग गईं और वह भी सब कुछ समेट कर कमरे में चली गई। वह अमर से कहना तो चाहती थी कि उसने सब कुछ सुन लिया था, मगर वह चुप रही और अपने पेट पर हाथ रखकर रोती रही। उसने सोच लिया था कि अपने बच्चे को इन झूठे रिश्तों की भेंट नहीं चढ़ने देगी। उसने जानबूझकर अमर से एक दूरी बना ली। लेकिन करुणा और निर्मला देवी हर दिन अपने नए रंग दिखा रही थी। करुणा हर रोज तबीयत खराब होने का नाटक करती रही और सारा काम अपेक्षा को करना पड़ा। अपेक्षा ने निर्मला देवी से कहा कि मम्मी जी, मेरी हालत तो देखिए, मुझसे सारा दिन काम नहीं होता है। तो निर्मला देवी ने गुस्से में कहा, अरे तो क्या बड़ी बहू को बीमारी में भी काम में लगा दूं? ऐसी हालत में सब लोग काम करते हैं, एक तू है जो नाजुक बन रही है। अरे तेरी ये हालत है तो बच्चा कैसे ठीक पैदा होगा? निर्मला देवी के शब्द अपेक्षा के दिल में कांच के टुकड़े की तरह चुभ गए। उसने तपाक से कहा, मम्मी जी, नाजुक तो जेठानी जी बन रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट मैं नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू है। फिर तो निर्मला देवी दहाड़ पड़ी, बड़ी बहू को बच्चा नहीं हुआ तो क्या मजाक उड़ा रही है उसका? मुझसे जुबान मत लड़ा छोटी बहू। अपेक्षा को निर्मला देवी के शब्द सुनकर शांत होना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि करुणा इसी बात को लड़ाई का मुद्दा बना देगी और अमर उसके पीछे पड़ जाएगा। कुछ देर में अपेक्षा छत पर कपड़े लेने गई, लेकिन सासू माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था, अपेक्षा, क्या है तू इस घर में? इन लोगों ने तो तेरी प्रेगनेंसी का भी मजाक बनाकर रख दिया है। बड़ी बहू का दर्द इस घर में सबसे ऊपर है और जो दर्द ये मुझे दे रहे हैं वो कुछ नहीं। दिमाग में ऐसे ख्यालों का ढेर लग चुका था और ऊपर से कड़ी धूप। अपेक्षा कपड़े लेकर नीचे आने लगी तो अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह सीढ़ियों से फिसल कर गिरती हुई नीचे आ गई। उसकी इतनी जोर से चीख निकली कि पूरा घर गूंज गया। निर्मला देवी कमरे से बाहर आकर बोली, अरे इतना क्यों चीख रही है? चुपचाप खड़ी होकर अपने कमरे में जा। निर्मला देवी का यह बेदर्द रूप देखकर अपेक्षा को रोना आ गया कि एक औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। तभी करुणा की आवाज आई, मम्मी जी, मुझे थोड़ा दूध गर्म करके दे दीजिए, मुझे दवाई खानी है। उसकी आवाज पर निर्मला देवी तुरंत रसोई में चली गईं तो यह देखकर अपेक्षा का रोम रोम गुस्से से जल उठा। लेकिन भयानक दर्द से लड़ती अपेक्षा उठने की कोशिश करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो निर्मला देवी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने अपनी देवरानी को देखकर निर्मला जी हैरान रह गई। इतने में अपेक्षा जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई और अपने कमरे में चली गई। चाची जी अपेक्षा से मिलने गई तो अपेक्षा की आंखों में आंसू देखकर कहा, क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब इतना ख्याल तो रखते हैं तेरा, कोई कमी भी नहीं है तो फिर क्या हुआ? चाची जी की इस बात पर अपेक्षा का दर्द बाहर आ गया। यहाँ कौन रखता है ख्याल चाची जी? आपके आने से पहले मैं सीढ़ियों से फिसलकर नीचे आ गई। दर्द से तड़पती रही लेकिन किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। सासू माँ तो अपनी बड़ी बहू के लिए दूध गर्म कर रही थी लेकिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं खुद ही उठकर अंदर आई हूँ। इनका बस चले तो यह मेरा अबॉर्शन करवा दे। यह सुनकर तो चाची जी दंग रह गईं और फिर अपेक्षा ने उनको सब कुछ बता दिया। वह 2 दिन के लिए आई थी और उन्होंने 2 दिन में बहुत कुछ देखा। उन्हें अपेक्षा की एक एक बात सही लग रही थी। उन्होंने निर्मला देवी को समझाने की कोशिश की तो वह बोली, अरे रज्जो, तुझे नहीं पता, तू जानती है कि बड़ी बहू को बच्चा नहीं है, लेकिन इसे तो पहले बच्चा होने का घमंड हो रहा है। तुझे पता नहीं किसने बड़ी बहू को कितना सुनाया है। चाची जी सुनकर तय करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन सही है, लेकिन अगले दिन अपेक्षा की तबीयत इतनी खराब हुई कि वह रसोई में चक्कर खाकर गिर गई। तो निर्मला देवी ने कहा कि बस इसका तो रोज का है। लेकिन चाची जी ने
अमर से तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि सीढ़ियों से गिरने के कारण अपेक्षा का बच्चा पेट में मर चुका है। अब तो अपेक्षा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने रो रो कर कहा कि अगर मुझे समय से अस्पताल ले जाया जाता तो मेरा बच्चा जिंदा होता। मैंने कहा था कि मुझसे काम नहीं होता, मगर मुझे तो फौलाद का समझ रखा है और बड़ी बहू को नाजुक। चाची जी उसको चुप कर रही थी, मगर उसका दुख शब्दों के जरिए बाहर आ रहा था। अमर ने कहा कि अरे इतना क्या रोना अपेक्षा, बड़ी बहू को देखो, बड़ी भाभी को देखो, उनके पास तो कितने साल से नहीं है। उधर निर्मला देवी ने भी कहा, किसी के दुख से खुश होगी तो भगवान तुम्हारा सुख भी छीन लेगा। यह शब्द अपेक्षा के कान में अंगारे की तरह पड़े थे। चाची जी निर्मला देवी को तुरंत पकड़ कर ले गई, लेकिन अब तो अपेक्षा का खून खौल रहा था। मैंने कब जेठानी जी के दुख पर खुशी मनाई, जो मुझे ऐसा कहा जा रहा है। अरे वह बच्चा मेरा था तो इन लोगों का भी तो कुछ लगता था, मगर यह तो ऐसे लोग हैं। सासू माँ के कड़वे शब्दों ने उसके दिल में जहर घोल दिया। अपेक्षा को आराम की जरूरत थी, मगर अगले दिन निर्मला देवी ने दहाड़ कर कहा, कब तक आराम करेगी, केवल 2 महीने का था, जिसका इतना दुख कर रही है। चाची जी ने कहा कि अरे दीदी, करुणा से कह दीजिए और इसको आराम करने दीजिए। लेकिन करुणा ने कहा, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। निर्मला देवी ने भी कहा कि हाँ चली जा, वहां जाकर तेरा मन बदल जाएगा। अपेक्षा देख रही थी कि किसी को उसके दुख से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही उसकी कोई मदद करना चाहता है। 3 दिन गुजर गए और करुणा वापस आ गई और दोनों सास बहू आराम कर रही थीं। एक दिन अचानक निर्मला देवी ने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। और देखते देखते उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनका मुंह टेढ़ा हो गया और वह बोल भी नहीं पा रही थी। घर में शोर मच गया। दरअसल निर्मला देवी को लकवा मार गया था। अपेक्षा कमरे में बैठी हुई आंखें बंद करके बैठी थी और बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर स्थिति को काबू में तो कर लिया था, मगर निर्मला देवी का मुंह तिरछा हो चुका था। लकवा का असर पूरे शरीर पर ना होकर केवल चेहरे पर रह गया था। पूरा दिन गुजर गया और फिर पूरी रात, लेकिन उन्होंने देखा कि अपेक्षा नहीं आई। चाची जी घर आई तो उन्होंने अपेक्षा को समझाने की कोशिश की, मगर अपेक्षा ने कहा, सॉरी चाची जी, अब मैं नहीं समझ पाऊंगी, मैंने अपना बच्चा खोया है। मम्मी जी के पास तो अपने बच्चे हैं ना, और खासकर उनकी बड़ी बहू। चाची जी उसके जवाब के आगे खामोश रह गईं। 5 दिन बाद निर्मला देवी जब घर वापस आई तो अमर ने कमरे में आकर कहा, मम्मी घर आ गई अपेक्षा, कम से कम अब तो मिल लो, क्या तुम्हारे सीने में इतना भी दिल नहीं है। तो अपेक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे दिल की अपेक्षा करते हो? मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी भाभी और माँ के सीने में दिल है क्या? अगर होता ना तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। शुक्र करो मैं बच गई, अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँचती तो जहर के कारण मैं भी मर जाती। तब भी क्या तुम अपनी भाभी और माँ को कुछ नहीं कहते? इस बार अमर के मुंह पर जैसे ताला ही लग गया। अमर पलटकर अपनी माँ के कमरे में चला गया और अपेक्षा कुछ देर बाद एक बैग लेकर आई। तो अमर ने देखते ही कहा, कहाँ जा रही हो अपेक्षा, यह बैग क्यों पैक किया है? तो अपेक्षा ने कहा, तुम्हारी मम्मी कहती थी कि मैं घर बर्बाद करने आई हूँ, तो आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी उसकी ननद रेखा ने कहा, यह क्या ड्रामा लगा रखा है भाभी, मम्मी की देखभाल करने की बजाय मायके जा रही हो? तो अपेक्षा ने चिल्लाकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को मेरी सेवा से ज़्यादा अपनी बड़ी बहू पर भरोसा है। एक दिन मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ज़मीन पर तड़प रही थी, तब ना तो तुम्हारी माँ ने और ना ही तुम्हारी बड़ी भाभी ने मेरी तरफ देखा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो फिर आज मुझसे इतनी सेवा की उम्मीद क्यों है? जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, उन लोगों की सेवा करने के लिए मुझे भी कोई शौक नहीं है। और मम्मी जी, आपको बड़ा दुख था ना कि आपकी छोटी बहू को पहले बच्चा हो रहा है। अब तो खुश होगी ना आप, और जेठानी जी आप भी, आपको बहुत शौक था ना पूरे घर को अपने इशारों पर नचाने का, और अमर तुम्हें नाचने का। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? शुक्र करो मैंने अभी पूरी दुनिया को यह नहीं बताया कि मैंने अपना बच्चा तुम लोगों के कारण खो दिया। इतनी बातें सुनकर तो बिस्तर पर पड़ी निर्मला देवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब उन्हें एहसास हो रहा था। तभी करुणा ने कहा, यह सब तो बहाने हैं काम से बचने के। तब अपेक्षा ने जोरदार आवाज में दहाड़ कर कहा, काम से बचने के बहाने आपको आते हैं जेठानी जी, मुझे नहीं। बल्कि आपको चिंता तो इस बात की हो रही है कि मेरे जाने के बाद घर का काम कौन करेगा।
फिर तो करुणा के चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे कि अपेक्षा ने उसकी दिल की बात कह दी हो। निर्मला देवी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए तो अपेक्षा ने कहा कि मुझे माफ़ी की उम्मीद मत कीजिए सासू माँ। आपकी सेवा के लिए तो आपके पास आपकी बड़ी बहू है ना। तभी चाची जी ने कहा, अपेक्षा ठीक कह रही है। मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चल रहा था अमर। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि करुणा और तुम्हारी माँ ने इसके साथ क्या क्या किया है। तो रेखा ने गुस्से में कहा, अरे चाची, आप इनका साथ दे रही हो। तो चाची जी ने कहा, सही का साथ दे रही हूँ रेखा, इसके साथ भी कुछ सही नहीं हुआ तो आज तुम लोग उम्मीद क्यों कर रहे हो। तो फिर अमर रो पड़ा और अपेक्षा को रोकने लगा, मगर अपेक्षा नहीं रुकी और चली गई। उसने साफ कह दिया, तुम तो भाभी के लिए मेरा अबॉर्शन तक करवा देना चाहते थे अमर, तो अब क्यों रोक रहे हो। पत्नी कोई घर में सजाने की चीज नहीं होती। मेरा बच्चा जब खुद ही दुनिया छोड़ गया तब तुम्हें जरा सा दुख नहीं हुआ, तो फिर मैं तुमसे भला क्या उम्मीद कर सकती हूँ। तुम अपनी बड़ी भाभी के साथ खुश रहो, मैं जा रही हूँ। अमर उसका हाथ पकड़ता ही रह गया, मगर वह नहीं रुकी और टैक्सी में बैठकर अपने मायके चली गई।